सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हुई थी 30 अक्टूबर 2021 को राजनीति विज्ञान विषय की। तो 200 नंबर का ये पेपर हुआ था और अभी तक इस पेपर के आंसर के मुझे नहीं लगता किसी भी चैनल ने अपलोड की है। तो दोस्तों, मैं 100% सही उत्तरों के साथ ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जिसमें लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और सटीक उत्तर होंगे। और जो उत्तर कुछ डाउटफुल होंगे तो मैं इस वीडियो लेक्चर में उन्हें भी आपको बता दूंगा। आप उन्हें अपने मार्क्स में ना ऐड करें और उस हिसाब से आप अपने मार्क्स लगा सकते हैं कि आपके इस पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, G77 के कुल सदस्यों या देशों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, ये है 134। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है, G7 का सदस्य देश नहीं है इनमें से कौन सा? तो आप जानते हैं भारत G7 में नहीं है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो आप जानते हैं सिंगापुर इसमें नहीं है। और चौथा प्रश्न है, WTO के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो कौन सा असत्य है? तो आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी, यह सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण नहीं करता है। ठीक है, जबकि करता है ये। ठीक, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखिए, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये वाशिंगटन DC में है। ठीक है, विश्व बैंक का भी यहीं पे है और IMF का भी यहीं पे। 1945 में इनकी स्थापना हुई थी, आप जानते हैं। इसके बाद दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ओके, तो देखिए इसमें चार्ल्स मैकलैंड ये नहीं है, बाकी सभी जो है खेल सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी कारक है? तो ये भौगोलिक परिस्थिति जो है। ओके, इसके बाद आठवां जो प्रश्न है, NPT कब अस्तित्व में आई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1968, 1968 में NPT अस्तित्व में आई थी। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि 1970 हमने आंसर किया है इसका। तो मैं आपको बता दूं 1970 में 5 मार्च 1970 को ये प्रभावी हुई थी NPT। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट में है, लेकिन ज़्यादा जो सही उत्तर है वो 1968 होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व में 1968 में आई थी। और यदि ये पूछा जाता कि कब ये प्रभाव में आई, तो 1970 इसका उत्तर होना चाहिए था। तो खैर आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद, किसने कहा कि राष्ट्रसंघ एक शिथिल संघीय ढांचा है? ओके, आप चाहें तो इस प्रश्न को फिलहाल स्किप कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इसका आंसर है पिटमैन B पॉटर। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की संविधि में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा बता दूं दोस्तों, इस परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं जो टफ़ हैं, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं, ये सभी जो पुरानी नेट परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं या जो पेपर वहाँ पे हुए थे उनसे लिए गए हैं सभी प्रश्न। ठीक है, ठीक है, सेम उन प्रश्नों को यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो ये भी उन्हीं में से एक है, 11वां प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा B, संबंधित मंत्रालय का सचिव प्रबंधन बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। तो ये उस समय जो प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट थी उसकी अनुशंसा नहीं थी लोक निगमों की कार्यवाही के संबंध में। ठीक है, इसके बाद ये भी नेट में आया हुआ प्रश्न है, पद वर्गीकरण एक वर्गीकरण है, तो ये है कर्तव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों की एक निकाय के रूप में लोक सेवा की परिभाषा किसने दी थी? ये वाला जो 13वां प्रश्न है, तो ये हरमन फाइनर है इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न क्या है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, किसी शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति को क्या कहते हैं? गुट निरपेक्षता रहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ओके, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है कहाँ पे? तो ये हेग में है, आप जानते हैं इसे। स्टार वार प्रोग्राम का संबंध किस देश से है? तो ये USA से संबंधित है। उसके बाद ये प्रश्न भी थोड़ा डाउट में है, कई स्टूडेंट्स इसका आंसर B बता रहे हैं, कई इसको D कह रहे हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व का स्वरूप हो गया था। तो देखिए, जो मार्टिन कैप्लॉन है उनके अनुसार यहाँ पे जो शिथिल द्विध्रुवीय जो व्यवस्था है उसका गुण यहाँ पे बताया गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, जहाँ पे गैर जो राष्ट्रकर्ता थे, जैसे गुट निरपेक्ष वगैरह वगैरह इसमें है। तो इस हिसाब से इसको जो है आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, कुछ इसको द्विध्रुवीकरण बता रहे हैं, कुछ इसको शिथिल द्विध्रुवीकरण बता रहे हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर D होना चाहिए, आप इसको देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद में 54 सदस्य थे। ठीक है, आसियान का गठन आप जानते हैं अगस्त 1967 में हुआ था। और इसके बाद CECA, ठीक है, की जो आधिकारिक घोषणा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए थी किन दो देशों के मध्य? तो ये भारत और सिंगापुर इसका राइट आंसर है। उसके बाद 21वां प्रश्न है,
भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा संधि 1950 की जो नेपाली माओवादी थे उन्होंने आलोचना की थी, क्यों की थी? तो भाई इसका सभी हो जाएगा बिल्कुल 101%, क्योंकि ये भी नेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ओके, इसके बाद वाला प्रश्न भी वहाँ से आया हुआ है, नेट परीक्षा में पूछा गया था। आप देख सकते हैं लगातार ये प्रश्न उठाए गए हैं, जितने भी टफ स्तर के प्रश्न हैं, ठीक है। 1984 के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल में निम्नलिखित में से किस नेता ने हिस्सा नहीं लिया? तो जियाउल हक, इन्होंने नहीं लिया था, ठीक है। इसके बाद वाला भी नेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं 23वां प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद दोस्तों 24वां प्रश्न, किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया था? तो आप जानते हैं मॉर्गेनथाउ, ठीक है। उसके बाद 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कूटनीति नहीं है, बाकी सभी विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। और 26वां जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है वो 10 हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी नेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हॉटलाइन का तात्पर्य क्या है, तो ये सभी है, ठीक है, ये सभी है। उसके बाद आप जानते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों में निम्न में किस एक कारण से तनाव रहा है अक्सर? तो ये तीस्ता नदी को लेकर जो विवाद रहा है, तीस्ता नदी जल बंटवारा है, ठीक है। इसके बाद 29वां प्रश्न सेम टू सेम नेट परीक्षा से आया हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। उसके बाद 20वां प्रश्न जो है ये इसका राइट आंसर है, पहले प्रश्न आप देख लीजिए, USDFC के साथ किस संस्था ने भारत में छत आधारित सौर परियोजना की खातिर USD 41 मिलियन कर्ज प्रतिभू की घोषणा की है? तो ये है USAID, ठीक है, USAID। उसके बाद 31वां प्रश्न है दोस्तों, किन दो संस्थाओं ने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों की खातिर एक मंच का शुभारंभ करने की योजना बनाई थी? तो देखिए ये विश्व बैंक और IMF इन्होंने संयुक्त रूप से किया था ऐसा। उसके बाद 32वां जो प्रश्न है, देखिए कालानुक्रम में आपको इनको रखना था, तो CTBT 1996 में है, बारूदी सुरंग प्रतिबंध 1997। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये आएगा, फिर आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 33वां जो प्रश्न है, 1980 से पूर्व भारत द्वारा इजराइल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में भारतीय विदेश नीति का कौन सा एक निम्नलिखित निर्धारक नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है भारत की ऐतिहासिक परंपरा। नेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये भी। इसके बाद वाला भी वही प्रश्न है, देखिए ये भी नेट परीक्षा में आया हुआ है, कश्मीर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त आयोग में निम्न में से कौन एक सदस्य नहीं था? तो USSR, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 35वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर परिसंधि ISA को हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन था? जर्मनी, ठीक है। किस देश में कोविड महामारी के कारण आभासिक प्रथम G20 देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक को आहूत किया गया था? तो ये इटली रोम में। उसके बाद 37वां प्रश्न है, IMF के सदस्य देशों ने कोविड-19 के कारण महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों की सहायता करने के लिए कितनी धनराशि का अंतःक्षेपण संस्तुत किया था? तो 650 बिलियन का। उसके बाद 38वां जो प्रश्न है दोस्तों, भारत के ICT कार्यदल ने किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक है भारत में संयोजकता का भविष्य? तो ये है USA के साथ, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न भी नेट परीक्षा में आया हुआ है, 39वां प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर है इसका, बहुध्रुवीय व्यवस्था के सापेक्ष द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थिरता विषय केनेथ वॉट्स के तर्क पर आधारित किसने अपना मत प्रस्तुत किया था? तो जॉन मिडशमियर ने, ठीक है। उसके बाद 40वां प्रश्न है, आप देखिए इसको, ये निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका अधिकतम आंसर ये बताया जा रहा है ऑप्शन डी, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको मैं फिलहाल स्किप करना चाहूँगा, ठीक है। इसके बाद 41वां प्रश्न है, कोविड-19 के प्रभाव से लड़ने के क्रम में युवा लोगों को के विचारों का वित्त पोषण करने के लक्ष्य के लिए विचारों का वित्त पोषण करने के लक्ष्य लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम का क्या नाम है? तो ये है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने SCRI का शुभारंभ किया है, तो ये क्या है? तो देखिए ये एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो गया आंसर है इसका। 43वां प्रश्न है, परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में खबरों में सुर्खियां बटोर रहा था किस देश से संबंधित है? तो USA, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन अरस्तु की क्रांति का एक कारण नहीं है? तो इसका डी आंसर है, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकट में प्रस्तुत करता है। उसके बाद 45वां प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो देखिए इसका बी आंसर सही है, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। उसके बाद 46वां प्रश्न है, जॉन रॉल्स के अनुसार लोगों के लिए प्राथमिक वस्तुओं में नहीं सद वस्तुओं में निहित है, तो ये सभी हैं, ठीक है। इसके बाद 47वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों पक्षों नकारात्मक एवं सकारात्मक पर बल दिया? तो ये इजाइया बर्लिन है, ठीक है। उसके बाद 48वां प्रश्न है, मनु के अनुसार विराट पुरुष अर्थात राजा की अवधारणा में कितने देवताओं का सम्मिलन है? तो ये 8 देवताओं का है, ठीक है।
इसके बाद 49वां प्रश्न है, पृथ्वी हमारी वास्तविक जन्मभूमि है, मानव जाति हमारा राष्ट्र है। ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। इसका आंसर है सावरकर, वीर सावरकर ने कहा था ये। उसके बाद 50वां प्रश्न है, विधि शब्दावली की निम्न परिभाषा से किसने कानून को परिभाषित किया था? आप इसको भी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है बेंथम। उसके बाद 51वां प्रश्न है, जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये लेनिन का कथन है, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न थोड़ा विवादित है। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन एक 4 मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर, कुछ लोग इसको महामात्य बता रहे हैं, कुछ दुर्गपाल बता रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से महामात्य ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद गांधी जी के निम्न विचारों में अंबेडकर किस विचार से सहमत नहीं थे? तो दोस्तों किसी भी इनमें से कोई भी ऐसा विचार नहीं है जिससे वो सहमत थे। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी पुस्तक जीएस मिल द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश इंडिया, ओके। इसके बाद ये जो पूरी कोटेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑक्सफोर्ड। 56वां प्रश्न है, विचारों की वर्चस्वता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये ग्रामसी से है, ठीक है, एंटोनियो ग्रामसी। 57वां प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई? तो इतिहास का चक्र, ठीक है, व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है आई थिंक। उसके बाद देखिए 58वां प्रश्न है, जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा के विषय में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो इस साम्यवाद को समर्थन, ये सत्य नहीं है। उसके बाद 59वां प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध गांधी जी से नहीं था? तो आप जानते हैं कर्मयोग है। उसके बाद निम्न में से कौन एक बेंथम के सुखकारी संगणन में नहीं था? तो मूल्य सही आंसर होगा। और उसके बाद 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है? तो ये आपका राइट आंसर होगा। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। उसके बाद दोस्तों निम्न का सुमेलन करना है। तो आप जानते हैं इसका ये आप देख पेरेटो अभिजन वर्ग का संचलन से संबंधित थे। और मोस्का आप जानते हैं द रूलिंग क्लास, इन्होंने लिखी थी पुस्तक। और यहाँ पे मिचेल्स ने अल्पतंत्र का लौह नियम ये बुक लिखी थी। और सुम्पीटर है, आप देख सकते हो, इसको देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद 63वां प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो लास्की इसका सही आंसर है। उसके बाद 64वां प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा था? तो ये तो अरस्तु हैं। और 65वां प्रश्न है, किसने कहा सत्ता ज़्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है, शक्ति आदेशों के पालन कराने की है, ठीक है। तो ये मैकाइवर का कथन है। 66वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत? तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। 67वां प्रश्न है, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, ठीक है। उसके बाद 68वां प्रश्न, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बल पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद 69वां है, आप इसको पूरी कोटेशन को पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न, नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो ये बेंथम ने लिखी है। 71वां प्रश्न है, निम्न लिखित में से कौन सी घटना परिव्याप्त असमानताओं के विरुद्ध किए गए जो आंदोलन है उससे संबंधित है? तो इसका आंसर सभी होगा, ठीक है। कुछ मित्र इसको सिर्फ फ्रांस की क्रांति बता रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें संभावना ये बनती है कि ये सभी जो क्रांतियाँ हैं कहीं ना कहीं इनका रिलेशन जो है परिव्याप्त असमानताओं से निश्चित ही होना चाहिए। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद 72वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति सावरकर की नहीं है? तो आप ये जानते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम की ये पुस्तक है। 73वां प्रश्न है, निम्न का मिलान करिए। आप तो देख लीजिएगा इसको, इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद निम्न में से किसके द्वारा विश्वात्मक का विचार दिया गया था? तो हीगल है। उसके बाद है, यह विचार की न्याय तथा स्वतंत्रता घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो ये उदारवादियों का विचार है। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था दोस्तों। अगर यहाँ पे न्याय तथा समानता आता तब समाजवादी इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन न्याय तथा स्वतंत्रता की बात करा तो उदारवादी इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। उसके बाद किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विपर्याय है, विलोम है? तो सीले महोदय ने कहा था। 77वां प्रश्न है, किसने कहा मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था? तो ये बार्कर का कथन है, ठीक है। उसके बाद दर्शन शास्त्र की दरिद्रता के लेखक कौन है? ये तो कार्ल मार्क्स हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन रूसों ने किया था। किसने कहा महिलाएं आदि आकाश को उठाए हुए हैं? ये माओ का कथन है। उसके बाद ये निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ये सही है W.G. एंड्रूज की जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके बाद ये प्रश्न मैं डाउट में रखना चाहूँगा, मैं अभी इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसका अधिकतम आंसर प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जा रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 83वां प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार शासन करने वाला अभिजन स्वयं जिन सिंह के समान अथवा लोमड़ी जैसे विशिष्ट लक्षणों को धारण करता है के द्वारा अपनी सत्ता प्राप्त करता है और उसको दीर्घ स्थायित्व प्रदान करता है? तो वेल्फ्रेड पेरोटा का कथन है। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली के व्यावहारिक पहलू को मात्र परिभाषित करने के लिए किसने प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा और प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह कहा? तो ये है रैमजी मेयर ने कहा था, ठीक है।
उसके बाद 85वां प्रश्न है, यह मत की समस्त संपत्ति चोरी की है, ये प्रूंदो का कथन है। पिछड़े देशों के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की होड़ ने किस प्रवृत्ति को जन्म दिया, तो ये है साम्राज्यवाद। उसके बाद है, निम्न में से किस विचार करने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है, तो ये मैकाइवर हैं। इसके बाद 88वां प्रश्न, ये इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन एक मॉरिस डुअर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व नहीं है, तो ये श्रमिक इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद ग्रेवियल आमंड के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक जो संस्कृति है ये इसमें नहीं शामिल है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, लुशियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ अवस्थाएं बताई, निम्न में से कौन उस संकटावस्था से संबंधित नहीं है, तो मूल्य संकट इसमें संबंधित नहीं है दोस्तों। उसके बाद 92वां प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है, तो दोनों ही है इसमें, उपादेयता और कार्य दोनों पर बल देता है। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं डेविड स्टन। और उसके बाद निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है, तो अंतपाशी हो जाएगा। निम्न में से, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण हैं, तो ये सभी हैं। और उसके बाद किस देश में न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। उसके बाद किसने ये टिप्पणी की कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, और यदि वह असहमत होता है तो यह घातक है, तो ये कहा था एबेसीज ने। 98वां प्रश्न, मुझे आंसर नहीं मिला, मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। उसके बाद 99वां प्रश्न, ला पालम्बुरा एवं मायरन वीनर के वर्गीकरण के अनुसार प्रतियोगी दलीय व्यवस्था को 4 उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इनमें से कौन एक असत्य है, तो ये बहुलवादी वैचारिक दल पद्धति है, इसमें असत्य है दोस्तों। उसके बाद 100वां प्रश्न है, उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण है, तो ये पिछली बार भी आया हुआ था जो लेक्चरर का पॉलिटिकल साइंस स्क्रीनिंग परीक्षा थी उसमें, तो अप्रतिमानित हित समूह इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 101वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक सामाजिकरण का एक अभिकरण नहीं है, और अधिकतम इसका आंसर डी बता रहे हैं कि कोई नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, कोई इसको राजनीतिक प्रतीक भी बता रहे हैं, और राजनीतिक प्रतीक के स्थान पर अगर राजनीतिक दल होता तो हो सकता है राजनीतिक दल को सामाजिक करण का एक अभिकरण माना जाता है, और यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो राजनीतिक प्रतीक थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आप देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 102वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विश्वास एवं मूल्य है इसका। 103वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दबाव समूह सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, तो आप जानते हैं अमेरिका में है। उसके बाद 104वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री प्रमुख है सरकार का, आप जानते हैं। उसके बाद 105वां प्रश्न, विकास की 3 दुनियाई पुस्तक किसने लिखी, इरविंग होरोविज ने लिखी थी। 106वां प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध किससे है, तो डेविड स्टन से है। उसके बाद लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, ये किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों गार्नर ने। ठीक है, उसके बाद 108वां प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के लेखक है जीन ब्लंडेल। ठीक है, 109वां प्रश्न है, किस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, आप जानते हैं यहाँ पे अमेरिका में ऐसा है। ठीक है, उसके बाद किसका कथन है कि राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने, चेतावनी देने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है बैज हॉट। 111वां प्रश्न, भारत में स्वस्थ तथा सम्यक जनमत निर्माण के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ी बाधा है, तो आप जानते हैं निरक्षरता सबसे बड़ी बाधा है। 112वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है। 113वां प्रश्न, प्रशासनिक न्यायालय का विकास निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था। अज्ञात साम्राज्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो दबाव समूहों को जाना जाता है। राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा, तो आमंड और सिडनी बर्बा के द्वारा। ठीक है, इनकी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, द सिविक कल्चर। 116वां प्रश्न है, शांत घाटी आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था। 117वां प्रश्न, किस दल ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय लिया, तो आप जानते हैं जस्टिस पार्टी है। 118वां प्रश्न, किस निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है, तो अनुच्छेद 23 इसका आंसर होगा। 119वां प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की क्या कहा था, आत्मा, तो ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा था। 120वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, तो 1896 में। 121वां प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का ब्यौरा प्राप्त होता है, 11वीं अनुसूची। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन नहीं आता, अल्पसंख्यकों की रक्षा। 123वां प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निस्तारण आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट करता है। 124वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के नाम उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया, तो ये केटी शाह ने कहा था। अविभाजित भारत की प्रथम बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कुल 11 हैं, आप इसको भी जानते हैं। 127वां प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। सरकारी आयोग का संबंध आप जानते हैं केंद्र राज्यों के संबंध से संबंधित है और संघवाद यानी कि फेडरल सिस्टम से संबंधित है। 129वां प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 32 में। उसके बाद न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ये भाई जनहितवाद से यानी PIL से संबंधित है।
131वां प्रश्न, निम्न में से किसी राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया, तो रेलवे, ये केंद्रीय विषय है, केंद्र, ठीक है, संघ सूची का विषय है। 132वां प्रश्न है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर द्विसदनात्मक संसद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 133वां जो प्रश्न है, 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो आप जानते हैं इसके द्वारा केंद्र और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन हेतु मतदान क्या 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। 134वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के उपसभापति किसे चुना गया था, तो इसका राइट आंसर है HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को, ठीक है। 135वां प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है, किस विषय को, तो ये वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का नियम है जिसमें शामिल नहीं किया गया। दोस्तों 136वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस पर आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। 137वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत नहीं है, इस पर भी कुछ विवाद खड़ा हो रहा है, कुछ इसको डी बता रहे हैं। वैसे राइट आंसर इसका संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा बेचने की स्वतंत्रता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार में अब शामिल नहीं है, ठीक है। हालांकि एक विधिक अधिकार है आर्टिकल 300 क के तहत, ये एक अलग बात है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, ये प्रत्याभूत नहीं है, क्योंकि 44वें संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से। 138वां प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाते हैं, तो ये वही देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, परामर्शदात्री नहीं है, ये अपीलीय है। उसके बाद नगर निगम का सृजन राज्य विधान के द्वारा किया जाता है। और 140वां प्रश्न है, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और मौलिक अधिकारों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था। 144वां प्रश्न, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 8। ये प्रश्न थोड़ा जटिल बनाया था, यहाँ पे राज्यों का आ गया था, तो इससे सभी कन्फ्यूज हो गए थे। लेकिन वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका लोकसभा में केवल 1 सदस्य है, ठीक है। उसके बाद पोटा कानून, तो देखिए ये 2002 में ये पारित और प्रभावी हुआ था, 2002 में। 46वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में क्या असत्य है, तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, तो इसमें नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 147वां प्रश्न दोस्तों, किस विषय में KM मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया है, तो 100% राइट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 148वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है, तो भाई देखिए ये सभी सत्य है। 150वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नीति आयोग का लक्ष्य नहीं है, तो ये देखिए BPL संवर्ग के नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना। पहला लोकपाल विधेयक 1968 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है 152वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। 153वां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आप इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 154वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही है। 12%, प्रधानमंत्री से मंत्रियों की कुल संख्या, देखिए ये इसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है 155वां प्रश्न, मद्रास राज्य बनाम चंपक दुराई विवाद जो है 1951 तथा बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी 1954 का संबंध किससे है, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद 156वां प्रश्न, आप इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद 157वां प्रश्न दोस्तों, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में गलत है, तो इसका राइट आंसर है, यह 15 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। उसके बाद 158वां प्रश्न है, अनुच्छेद 164(1) के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। 159वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में एकल सदनीय विधायिका है, तो ये आप जानते हैं तमिलनाडु में है, बाकी सब जगह द्विसदनात्मक है। 160वां प्रश्न है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो चुनाव आयोग की संरचना कार्यों से संबंधित है। उसके बाद निम्नांकित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया कहा, तो रेली और मोने ने। 162वां प्रश्न है, किसने संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन किया था, तो लूथर गुलिक ने किया था, ठीक है। उसके बाद 163वां प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो एल डी वाइट है। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्ट गौरव के रूप में व्यक्त किया, और इसमें को का तात्पर्य क्या है, तो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। उसके बाद 165वां प्रश्न, ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय किस देश में हुआ, तो स्वीडन में हुआ था दोस्तों। उसके बाद 166वां प्रश्न है, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न संचालित परियोजना कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम केंद्र सहायतित है, तो ये किशोरी शक्ति योजना। 167वां प्रश्न है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह क्या करे, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। 168वां प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
उसके बाद 169वां प्रश्न थोड़ा विवादित है दोस्तों, इसका राइट आंसर अधीनस्थ विधायन भी हो सकता है, पुस्तकालय समिति कमेटी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अधीनस्थ विधायन कमेटी ये लोकसभा की नहीं है, ये राज्यसभा की है, ठीक है। और पुस्तकालय कमेटी ये मेरे हिसाब से तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ठीक है, अस्थायी समितियाँ हैं ये। तो यहाँ पे स्थायी समिति की बात हो रही है, तो ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। मैं निश्चित ही ये कहना चाहूँगा कि इस पर बोनस दिया जाएगा आयोग के द्वारा। इसके बाद 170वां प्रश्न है, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। ओके। उसके बाद 171वां प्रश्न, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरण होती है, ठीक है। तो ये किसका कथन है? ये है राष्ट्रपति रूजवेल्ट का कथन। 172वां प्रश्न है, सही समय पर समुचित पदोन्नति होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है, ये फुलटन समिति का कथन है। 173वां प्रश्न है, निम्न में से किसने यह मंतव्य प्रकट किया कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है? तो ये F.W. रिक्स, ठीक है। उसके बाद 174वां प्रश्न है, प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन, ये किसका कथन है? ये मार्टिन मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स का कथन है ये। उसके बाद संसद किसके माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? तो ये पारदर्शिता हो जाएगा। 177वां प्रश्न है, वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानताओं के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है, ये किसने कहा था? तो ये भी मार्क्स ने कहा था, मार्टिन मार्क्स ने। 178वां प्रश्न, उत्तराखंड शासन के दृष्टिकोण में प्रशासन पर जनता द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस साधन को सबसे अधिक उपयुक्त माना है? RTI 2005 है। उसके बाद लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है, ये किसका कथन है? ये वुड्रो विल्सन का कथन है, ठीक है। 180वां प्रश्न है, संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करना होता है कहलाती है क्या? स्टाफ, ठीक है, स्टाफ है। उसके बाद 181वां प्रश्न, वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार 3 बताए इन्होंने। उसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। 183वें प्रश्न, ग्रेक्विनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोहरे आड़े तिरछे संबंध इसमें शामिल नहीं है। 184वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जैक्सन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 185वां प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अगस्त 2005 को। 186वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी? तो ये फिफनर, J.M. फिफनर का कथन है। उसके बाद सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया? तो 1992 में। 188वां प्रश्न है, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक ही व्यक्ति में निहित हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यूरो कहा जाता है उसको। 189वां प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आप मिला लीजिएगा इसको। 190वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन मास्लो ने किया था। 191वां प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गार्नियर ने किया था, ठीक है। 192वां प्रश्न है, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया, पृथक किया गया? 1976 में। 1993वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है? ये लूथर गुलिक का कथन है। उसके बाद 194वां प्रश्न है, उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध किससे है? तो प्राधिकार से संबंधित है, यानी कि सत्ता, अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद 195वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक लोक निगम का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, उसे मंत्रालयीय नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। उसके बाद है, हर्जबर्ग के द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कारकों में निम्न में से क्या नहीं है शामिल? ठीक है, तो उत्तरदायित्व इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद 197वां प्रश्न, निष्पादन बजटीकरण की अवधारणा को प्रचलन में किसके द्वारा लाया गया? तो प्रथम हुअर आयोग USA का जो था, ठीक है, उसके द्वारा इसको प्रचलन में लाया गया था, निष्पादन बजट को पहली बार। उसके बाद 198वां प्रश्न, किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की थी? तो ब्लैक तथा मोटेन ने, ठीक है। और 199वां प्रश्न है, आप इसको मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अंतिम प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों की पदोन्नति के मामलों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट समिति के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अंत में आपको बताना चाहूँगा, ये प्रश्न ये जो पेपर था ये इतना आसान नहीं आया हुआ था, एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था
और लेंथी पेपर था, 200 प्रश्न थे और मुझे नहीं लगता कि अधिकतम बच्चों ने, अधिकतम जो अभ्यर्थी थे उन्होंने 160, 180 या 190 ही अटेंड कर पाए। सभी प्रश्नों को कोई भी अटेंड नहीं कर पाया इसमें, ठीक है। लेंथी पेपर था और डाउटफुल क्वेश्चन थे। तो मेरिट मेरे हिसाब से जहाँ तक 130 और 140 के बीच रहने वाली है जनरल की, ठीक है। ओके, 130 और 140 के बीच, इससे नीचे भी रह सकती है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।